होंडा ने भी अपनी एक्स ब्लेड उतार करके ये बता दिया है कि इस मार्केट में हम भी किसी से कम नहीं है। 150-160 सीसी सेगमेंट में होंडा की भी कई सारी ऐसी गाड़ियां हैं जो इन सभी गाड़ियों को, इन सभी मैन्युफैक्चरर्स को कॉम्पीट करती हैं। इसी के साथ आज हम बात करने वाले हैं होंडा एक्स ब्लेड 160 की, जो कि आ चुकी है BS6 के साथ। यहाँ पर आपको क्या नया देखने को मिलता है, साथ ही आज हम इस गाड़ी के जो रियल लाइफ एक्सपीरियंस है उसके बारे में जानने वाले हैं। तो कैसी है इस गाड़ी की हैंडलिंग, कैसा है इसका गियर शिफ्टिंग, कैसी है इसकी स्पीड परफॉर्मेंस, इंजन परफॉर्मेंस, हीट होता है नहीं होता है, टायर्स का परफॉर्मेंस कैसा है, जो बिल्ड क्वालिटी है वो कैसी है। तो तरह तरह की ऐसी चीज़ें हैं जो आपके मन में इस गाड़ी को लेकर के सवाल उठ रहे हैं, उन सभी के जवाब यहाँ पर आज मैं देने वाला हूँ। हमेशा की तरह मार्केट में इस गाड़ी को चला चुके, टेस्ट राइड लेकर लौटे ऐसे अलग अलग लोगों से रैंडमली बातें करने के बाद कुछ पॉइंट्स निकल कर आए हैं। उन्हीं पॉइंट्स की मैंने एक समरी बनाई है और वही समरी मैं आज यहाँ पर पेश करने वाला हूँ, जिसे हम रियल लाइफ एक्सपीरियंस कहते हैं और यही अपना तरीका है हमेशा की तरह। तो इस गाड़ी के बारे में सब कुछ जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। मैं हूँ चेतन पाटिल और आप देख रहे आस्क ऑटो गुरु। सबसे पहले हमेशा की तरह मैं लुक के ऊपर बात करूंगा। लुक जैसे कि आप देख पा रहे हो ये एक सब्जेक्टिव मैटर होता है, मैं इस पे ज़्यादा नहीं बोलता कभी भी। आप मुझे बताना इसका लुक आपको कैसा लगता है। अब आइए बात कर लेते हैं इसके मजबूती की। आफ्टर ऑल ये होंडा की गाड़ी है। होंडा की जो गाड़ियाँ होती है, यानी कि होंडा जिन भी गाड़ियों को मैन्युफैक्चर करता है, तो मैक्सिमम गाड़ियों में देखा गया है कि बिल्ड क्वालिटी काफ़ी बेहतर होती है। फिर भी इस गाड़ी में अगर जिस प्लास्टिक मटेरियल की और जो फैब्रिक मटेरियल है, साथ ही आयरन मटेरियल जो भी प्रोवाइड किया जा रहा है, अपने आप में अच्छी क्वालिटी का मिल रहा है। यहाँ पे एक चीज़ जो है वो डिसअपॉइंट कर जाती है, वो है इसकी पेंट क्वालिटी। अब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ये बहुत ही ज़्यादा खराब है, लेकिन कुछ हद तक जहाँ थोड़े से स्क्रैच वगैरह आ जाते हैं, फ्यूल टैंक है या फिर पैनल से, साइड पैनल से, या फिर जहाँ राइडर बैठता है या फिर पिलियन, तो उसके बीच में जैसे आप इमेज में देख पा रहे हो, तो जो प्लास्टिक मटेरियल है उसके ऊपर जो पेंट लगाया हुआ है स्टिकरिंग के पीछे, वहाँ पे थोड़ा डिसअपॉइंट होता है। इन फ्यूचर शायद इसका जो कलर है वो फेंट हो सकता है या फिर वहाँ से निकल सकता है। तो ये बस प्रिडिक्शन है, क्योंकि उस तरह से कुछ महसूस हुआ है। उसके अलावा इस गाड़ी में जितना भी आप जहाँ भी मटेरियल फील करोगे, स्विचेस की क्वालिटी, हैंडल की क्वालिटी, जो हेडलाइट है उसके ग्लास की क्वालिटी, रियर लाइट की क्वालिटी, इंडिकेटर्स की क्वालिटी, मडगार्ड्स की क्वालिटी, चेसिस की क्वालिटी, टायर्स, अलॉय व्हील्स, यानी कि जितना भी मटेरियल मिल रहा है बेहतरीन क्वालिटी का मिल रहा है। आपको यहाँ पे नाराजगी महसूस नहीं होती है। आइए बात कर लेते हैं हैंडलिंग की। और हैंडलिंग में सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कर्व वेट की, जो कि 144 kg का मिल रहा है। इस गाड़ी में आपको बॉडी टू वेट रेशियो अच्छे से मेंटेन करा गया है, क्योंकि 160 सीसी की ये गाड़ी है और इसमें 144 kg यानी कि एक अच्छा कॉम्बिनेशन बॉडी टू वेट रेशियो मिलता है। ग्राउंड क्लियरेंस 160 mm का है। अगर आप इस गाड़ी को लेकर के उबड़ खाबड़ रास्तों में चलते हो, खड्डों वाले रास्तों में चलते हो या फिर ऑफ रोडिंग करते हो, तो नीचे से कुछ हिट होने का चांसेस रहता है, क्योंकि 160 mm की जितनी भी गाड़ियां हैं थोड़ा बहुत वहां पे रिस्क रहता ही है। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि लग ही जाता है नीचे से कुछ ना कुछ, ये रियर चांसेस है, लेकिन चांसेस जरूर है। अब अगर मैं इस गाड़ी के इनिशियल पिकअप की बात करूं तो यहाँ पे काफी अच्छा है। फर्स्ट गियर पे तो ये लाजवाब है, सेकंड गियर पे भी ये अच्छा ही है, लेकिन जब इसे आप हाईवे पर चलाते हो, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हो, थर्ड और फोर्थ गियर में ये गाड़ी मैक्सिमम जो है पावर यहाँ पे मांगती है। यानी कि जब आप इसे चलाते हो तो फर्स्ट सेकंड गियर तक तो ये उड़ जाती है, कुछ हद तक 35-40 के स्पीड तक चली जाती है उतने गियर में। थर्ड गियर में और फोर्थ गियर में आपको थोड़ा सा ज़्यादा पुश करना पड़ता है, इसे थ्रोटल ज़्यादा घुमाना पड़ता है, ये वाला प्रॉब्लम है। इसके बाद फिर फिफ्थ गियर में आराम से चल पड़ती है, पुलिंग पावर इसकी काफ़ी अच्छी है। अब यहाँ पे जो टर्निंग रेडियस है, अब सिटी में अगर आपको चलाना है तो टर्निंग रेडियस जानना ज़रूरी है। 1347 mm का व्हील बेस इस गाड़ी में मिल रहा है। उस हिसाब से आपका जो टर्निंग रेडियस है वो भी खासा अच्छा ही है। मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि जितना कम टर्निंग रेडियस होता है उतनी गाड़ी आपकी कम जगह में घूमती है, और जितने कम जगह में आपकी गाड़ी घूमती है उतना सिटी राइड के लिए ये बेहतर साबित होती है। तो उस लिहाज से देखा जाए तो सिटी में इसकी राइडिंग काफ़ी अच्छी होने वाली है। तो सिटी में चलते टाइम अक्सर आपकी जो ब्रेकिंग है वो कंटिन्यूसली लगानी पड़ती है। ट्रैफिक में फंसे हो आप बार बार क्लच दबा रहे हो, थ्रोटल घुमा रहे हो, गियर उतार रहे हो, चढ़ा रहे हो, पुश कर रहे हो गाड़ी को, तो ये वाली जो प्रक्रिया है, ये प्रोसेस है, बार बार होते रहती है। यहाँ पे थोड़ी डिसअपॉइंट करी है इस गाड़ी ने, क्योंकि इसका क्लच खासा हार्ड लगा हुआ है। आपके हाथों में थोड़ा सा दर्द महसूस हो सकता है अगर लंबी ट्रैफिक में
आप फंसे हो तो। अब सिटी के बाद अब जब हाईवे पर आप चलाते हो तो 9500 प्लस भी ये गाड़ी आराम से चली जाती है, जिसमें कोई दोहराया नहीं है। इतने स्पीड पर भी ये गाड़ी काफ़ी स्टेबल चलती है। यहाँ पे कॉर्नरिंग भी खासी अच्छी हो जाती है, आपको ये गाड़ी नाराज़ नहीं करेगी, चाहे किसी भी तरह का सीजन हो, बारिश के दिन है तो भी ये गाड़ी आपको अच्छे से कॉर्नरिंग सपोर्ट कर लेती है। यहाँ आपको 5 स्पीड गियर बॉक्स मिल रहा है, गियर शिफ्टिंग भी इसकी खासी अच्छी ही है। थर्ड फोर्थ जो गियर होता है, अगर आप ज़्यादा स्पीड में चलाते हो कंटिन्यू, उसके बाद गियर शिफ्ट करते हो तो थोड़ा सा अटकता है ये, हो सकता है ये कुछ ही यूनिट्स में हो, लेकिन प्रॉब्लम ये ज़रूर है यहाँ पे। इसी के साथ इसकी पुलिंग पावर, जैसे मैंने कहा, फर्स्ट सेकंड गियर पे अच्छी चलती है, थर्ड और फोर्थ में थोड़ा पुश करना पड़ता है इसे, उसके बाद फिफ्थ गियर में अच्छे से चल पड़ती है। कंटिन्यूसली अगर आप एक ही स्पीड पर चला रहे हो तो ये गाड़ी अच्छे से सपोर्ट कर लेगी आपको, लेकिन अगर आपको रुकना पड़ रहा है, गियर शिफ्टिंग करनी पड़ रही है, बाद में जो है कम करना पड़ रहा है, ज़्यादा करना पड़ रहा है, उठाना पड़ रहा है गियर और गाड़ी को चलाना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको वो वाली फीलिंग नहीं आएगी जो कि एक स्पोर्ट बाइक की आनी चाहिए। और उस हिसाब से इसकी जो पुलिंग पावर है वो भी कुछ इस हद तक ही आपको मिलती है। ये हैंडलिंग वाले पॉइंट में एक चीज़ और मैं जोड़ना चाहूँगा, वो है इसके टायर्स। यहाँ पे आपको रेडियल टायर मिल रहे हैं, ट्यूबलेस टायर्स मिल रहे हैं, जो कि काफ़ी अच्छे हैं, नॉर्मल टायर से तो बेहतरीन ही होते हैं रेडियल टायर। फ्रंट में 80/100 17 इंचेस और रियर में 130/70 सेक्शन के 17 इंचेस के ट्यूबलेस टायर्स मिल रहे हैं। तो जो रियर टायर है 130 mm ब्रॉड है, जो कि जैसे मैंने कहा कॉर्नरिंग आप इस गाड़ी पर इजीली जो है ले सकते हो। इस गाड़ी में आपको 162.71 सीसी का एयर कूल्ड 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर BS6 इंजन मिल रहा है, जो कि FI के साथ आ रहा है। और ये जो मैक्सिमम पावर है 13.8 PS और मैक्सिमम टॉर्क 14.7 Nm का जनरेट करता है। इस गाड़ी में आपको किक एंड सेल्फ स्टार्ट दोनों ऑप्शन मिल जाते हैं। अब होंडा के इंजन होते ही स्मूथ है, इसके बारे में कुछ बोलना मैं नहीं समझता जरूरी है। होंडा के इंजन स्मूथ होते ही है और वही नज़ारा यहाँ पर भी आपको देखने को मिलता है। कुछ हद तक ऐसा लगा हुआ है कि 95 या फिर 100 ऊपर जब गाड़ी चली जाती है आराम से, कहीं कोई परेशानी नहीं होती है, लेकिन फुट पेक्स पर थोड़े से वाइब्रेशंस महसूस होते हैं, तो ये प्रॉब्लम है इसमें। अब अगर मैं इस गाड़ी के सीट हाइट की बात करूँ तो 795 mm की इसकी सीट हाइट है। अगर आपकी जो हाइट है 5.5 फीट है या फिर उसके ऊपर है तो आप इस गाड़ी को आराम से चला सकते हो, अदरवाइज अगर इसके नीचे है तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कतें आनी है। सीटिंग पोजीशन भी राइडर के लिए और पिलियन के लिए बेहतरीन है। पिलियन के लिए लंबी जर्नी पर थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती है, स्पोर्ट्स सेगमेंट की गाड़ियों में आती ही है जनरली, यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगी। थोड़ा सा उठा हुआ सीट है इमेज में जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे, तो उस हिसाब से देखें तो थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती है। अब सीटिंग और कंफर्टेबिलिटी की बात कर ही रहा हूँ तो सस्पेंशंस की भी बात कर लेते हैं। तो ये सस्पेंशंस यहाँ पर काफ़ी अच्छे मिल रहे हैं आपको, जो फ्रंट में टेलीस्कोपिक मिल रहे हैं, रियर में हाइड्रोलिक मिल रहे हैं, जो कि अच्छा खासा जो है इनका परफॉर्मेंस देखने को मिला हुआ है। तो जब खराब रास्तों पर आप चलाओगे तो पॉटहोल्स जो होते हैं वो आपको इतने ज़्यादा महसूस नहीं होने वाले। यहाँ आपको 2 वेरिएंट मिल जाते हैं, एक सिंगल डिस्क और एक डबल डिस्क। तो यहाँ पे सिंगल चैनल ABS भी मिल रहा है। 80-90 के स्पीड पर ये अगर पैनिक ब्रेकिंग की सिचुएशन आ जाती है तो आपको डिस्क ब्रेक अच्छे से जो है कंट्रोल कर लेता है ब्रेकिंग। और जो ड्रम ब्रेक है यानी कि डिस्क और ड्रम वेरिएंट है वो कहीं ना कहीं फ्रंट ब्रेक की जो बाइट है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और रियर ब्रेक थोड़ा स्मूथ लगा हुआ है। तो अगर रास्ता खराब है, नीचे मिट्टी वगैरह पड़ी है और फ्रंट ब्रेक आप लगा रहे हो तो ऐसे में वो स्किड हो सकती है गाड़ी। जनरली हर कोई गाड़ी होती है ऐसे केसेस में, तो ये केस यहाँ पर भी देखने को मिल सकती है। तो थोड़े पैसे एक्स्ट्रा डाल के आप ड्यूल डिस्क वेरिएंट ले सकते हो। इस गाड़ी का हेडलैम्प LED मिल रहा है, जो कि डार्क नाइट में अच्छा खासा रास्ता आपको दिखा देता है। यहाँ पर भी आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली। इस गाड़ी में 12 लीटर फ्यूल टैंक आपको मिल रहा है और जो माइलेज एग्जैक्टली तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन लगभग 45 तक आपको इस गाड़ी में मिल जाएगा। अब माइलेज भी अलग अलग लोगों को अलग अलग मिला हुआ है। जैसे मैंने कहा ये रियल लाइफ एक्सपीरियंस है, अलग अलग लोगों से बातें कर करके ये जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ आपको, उस हिसाब से कुछ लोगों को 45 प्लस मिला हुआ है, कुछ लोगों को 45 माइनस मिला हुआ है। तो ये अलग अलग कंडीशंस पर डिपेंड करता है। वही प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको एक शोरूम की प्राइस बता पाऊंगा 1,10,000 से लेके 1,15,000 तक की इसकी जो एक शोरूम प्राइस है वो अलग अलग जगह पे अलग अलग मिल जाएगी, क्योंकि प्राइस भी हर जगह अलग अलग होती है, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता। तो आप आपके नज़दीकी शोरूम में जाकर आपकी सिटी में इस गाड़ी की एग्जैक्ट प्राइस कितनी है वो पूछ सकते हो, ऑन रोड आपको ये कितने में मिलेगी। इस गाड़ी का जो
यानी कि होंडा का जो सर्विस नेटवर्क है वो काफ़ी ब्रॉड है। सब लोग जानते हैं होंडा काफ़ी पुराने टाइम से इंडिया में राज कर रहा है, लेकिन कुछ रूरल एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे स्पेयर पार्ट मिलना मुश्किल है, और ख़ास तौर पर इस गाड़ी के लिए। तो ये पॉइंट्स मैंने ज़रूरी समझा आप लोगों को बताना, क्योंकि अगर आप इस गाड़ी को लेते हो और काफ़ी ज़्यादा रूरल एरिया में रहते हो आप, या फिर ऐसा कि आपकी जो घर है वो गाँव में है और आपके जो सिटी है वो कुछ 15-20-25 किलोमीटर तक के डिस्टेंस पर है, और ऐसे में अगर इमरजेंसी गाड़ी का कुछ पार्ट्स, स्पेयर पार्ट जो भी है ख़राब हो जाता है, तो आपको वहाँ तक किसी दूसरे व्हीकल से जाना पड़ेगा या फिर इसी गाड़ी को चला करके लेके जाना पड़ेगा। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पर आ सकता है, इस चीज़ को आप नोट डाउन ज़रूर कर लेना। ये तो हो गए सारी इस गाड़ी की कहानियाँ, जो कैसी है चलाने में सारी चीज़ें। अब आइए मोरल पे बढ़ लेते हैं। क्या आपको इस गाड़ी को खरीदना चाहिए, किन लोगों को इस गाड़ी को खरीदना चाहिए और किन लोगों को इस गाड़ी को अवॉइड करना चाहिए, या फिर 1,10,000 1,15,000 रुपये अमाउंट दे करके इससे बेहतर कोई ऑप्शन है? तो देखो ऐसा है, अगर एज पर माई पर्सनल ओपिनियन, मैं मेरे पर्सनल ओपिनियन की अगर मैं बात करूँ तो जी हाँ, ये गाड़ी आपको लेनी चाहिए। अब किन लोगों को ये लेनी चाहिए? अगर आप लॉन्ग राइडर, अक्सर लॉन्ग राइड जाना चाहते हो, शौकीन हो आप हाईवे पर ज़्यादा चलते हो, क्योंकि जैसे मैंने कहा 5th गियर पर ये गाड़ी आराम से चल पड़ती है, यहाँ पे कहीं कोई दोहराया नहीं है। सिटी यूज़र्स इस गाड़ी को अवॉइड करें, जो बहुत ही रियर हाईवे पर चलते हैं और ज़्यादा सिटी में चलते हैं, वो लोग इस गाड़ी को अवॉइड कर सकते हैं। इसके बाद कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स भी इसका जो लुक है उस वजह से वो परचेस कर सकते हैं। जो फंकी राइडर्स यानी कि जिन्हें स्टंट वगैरह करना पसंद है, वो लोग इस गाड़ी को परचेस कर सकते हैं। स्मूथ है इसका इंजन, काफ़ी अच्छा इंजन है, बस जैसे मैंने कहा जो प्रॉब्लम्स मैंने इस वीडियो में बताए वो आपको ध्यान में रखने होंगे। अब इस प्राइस रेंज में इससे बेहतर कोई ऑप्शन है मार्केट में? तो हाँ, अपने देसी ब्रांड ही हैं भाई, बाहर क्यों जाना। RTR 4 भी है, पल्सर 150 है, जैसे तगड़े ब्रांड आपको इस मार्केट में इसके जो प्राइस रेंज है उसमें मिल जाते हैं, तो आप उनकी ओर भी जा सकते हो। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि इस गाड़ी को पूरी तरह से अवॉइड करो, जितने प्रोज थे और जितने कॉन्स थे, टू बी ऑनेस्ट विथ यू, ये मार्केट से मिले हुए रिव्यू के तहत मैंने यहाँ पर बताया है। हो सकता है मेरे इस वीडियो की वजह से आपका बाइंग डिसीजन काफ़ी इजी हो जाए। अगर आप चाहते हो कि आपके कार और बाइक से रिलेटेड सभी सवालों के जवाब एक ही चैनल पर आपको अवेलेबल हो जाए, तो जी हाँ, ये चैनल सिर्फ आपके लिए है, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ अगर आपने मुझे अभी भी इंस्टा और ट्विटर पर फॉलो नहीं कर रखा है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है मैंने, आपके सारे सवालों के जवाब वहाँ पर भी दिए जाते हैं। मैं चेतन पाटिल मिलता हूँ फिर से ऐसे ही किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।